देखो बेटा, पिछली क्लास पे हम लोगों ने आर्टिकल को खत्म किया था जिसका नाम था भौतिक अधिशोषण। और अभी क्या है कि इस क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अधिशोषण, और अगर इसके बाद समय बच गया तो दोनों प्रकार के अधिशोषण में अंतर, और अगर समय नहीं बचता है तो भैया बस इतना ही। अच्छा, रासायनिक अधिशोषण को अगर हमें पढ़ना भी पड़े, हम 2 मिनट के लिए सबसे पहले भौतिक अधिशोषण पर चलेंगे, क्योंकि अगर आपको भौतिक अधिशोषण पता है, आप रासायनिक अधिशोषण की बहुत सारी चीजें तो ज्ञात कर सकते हो। क्या बात करेंगे पहले कि जब आप भौतिक अधिशोषण करवाते थे तो अब आप इस बात को बताते हैं कि भौतिक अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिशोष से पदार्थ के छोटे छोटे अणु अधिशोषक की सतह पर चिपक जाते हैं और उनके मध्य बनता है वांडर वाल्स बंध या वांडर वाल्स फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन बशर्ते क्या है, रासायनिक अधिशोषण में यही थोड़ा सा विपरीत है। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष के छोटे छोटे अणु अधिशोषक की सतह पर चिपक कर बनाते हैं रासायनिक बंध। अब कहता है ये रासायनिक बंध कौन से हैं, क्योंकि भाई रासायनिक बंध तो कई प्रकार के हैं, 2-3 प्रकार के तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं। रासायनिक बंध पहला है आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध, दूसरा होता है सह संयोजक बंध, और तीसरा होता है उप सह संयोजक बंध। तो कहता है इनमें से कौन से बॉन्ड का निर्माण करता है या कौन से बॉन्ड को बनाता है, तो भैया बॉन्ड को बनाता है जिसका नाम है सह संयोजक आबंध। तो पहली बात तो इसमें यही बताएंगे कि अधिशोषक के अणुओं और अधिशोषक की सतह के मध्य रासायनिक बंध बनता है, और यह रासायनिक बंध एक प्रकार का सह संयोजक बंध होता है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को ही लिखेंगे। देखो, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण लिखा है, परिभाषा को लिखते हैं। जब अधिशोष्य पदार्थ के छोटे छोटे अणु अधिशोषक पदार्थ की सतह पर आकर्षित होते हुए, बेटा चाहे आकर्षित होते हुए लिख दीजिए या अधिशोषित होते हुए, बात एक ही है। आकर्षित होते हुए, आकर्षित होते हुए रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। तो बेटा इस बात को भी लिखना चाहिए कि इस प्रकार का अधिशोषण कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। तो यह अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। तो यह अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। तो बेटा ये रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा हो गई। हाँ, थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं इस जगह, एक इंपॉर्टेंट और बात लिख लेते हैं। कहता है इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहता है रासायनिक आबंध तो बनाता है, लेकिन ये रासायनिक आबंध किस प्रकार का होता है, आयनिक बंध होता है कि सह संयोजक होता है कि उप सह संयोजक बंध होता है। तो देखो लिख लेते हैं, ये जो बेटा रासायनिक बंध का निर्माण हुआ है अधिशोषक के अणुओं और अधिशोषक की सतह के बीच। रासायनिक, आप चाहे तो बंध लिख सकते हैं और आप चाहे तो आबंध लिख सकते हैं। जानते हो ये कौन सा बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं सह
संयोजक आबंध। अच्छा, सह संयोजक आबंध भी 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो किसी भी प्रकार का बॉन्ड बनाया जा सकता है। अधिशोषक के अणु अधिशोषक के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, अधिशोषक के अणु डबल बॉन्ड भी बना सकता है अधिशोषक की सतह के साथ, और ऐसी भी पोजीशन या कंडीशन आ सकती है जब ट्रिपल बॉन्ड बना ले तो सह संयोजक आबंध बना सकता है। और ये सह संयोजक आबंध कौन कौन से हो सकते हैं तो इसके विषय में भी लिख लेते हैं। देखो यहां लिख लेते हैं। एक तो सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, चलो लिख लेते हैं बॉन्ड। बेटा ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और बेटा ये सह संयोजक आबंध हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी। किसी भी प्रकार का ये बॉन्ड हो सकता है सह संयोजक में से, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अच्छा, तुम्हें याद होगा कि जब हम लोगों ने कल भौतिक अधिशोषण को पढ़ा था, इसके बाद उसके कुछ लक्षण भी पढ़े थे। तो अब जरूरत है या समय है अब रासायनिक अधिशोषण के भी लक्षण पढ़ लेने के। तो बेटा रासायनिक अधिशोषण के अगर हम लक्षण पढ़ें, लक्षण, कैरेक्टर, गुण या विशेषताएं कुछ भी ऐसा कह देता है तो बेटा बात तो एक ही है। और उन लक्षणों में अगर पढ़ने की स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है विशिष्ट प्रकृति। विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति। अब देखो विशिष्ट प्रकृति को पहले लिख लेते हैं और फिर समझते हैं आखिर इस विशिष्ट प्रकृति का अर्थ क्या है। अगर अंग्रेजी में इसी हेडिंग को करना चाहोगे तो बेटा लिख सकते हो स्पेसिफिक नेचर। तो स्पेसिफिक नेचर में देखो मैं पहले लिखता हूं, एक विशेष प्रकार की गैस, एक विशेष प्रकार की गैस के अणु ही अधिशोषक की सतह पर, अणु ही अधिशोषक की सतह पर चिपक सकते हैं। आप चिपक सकते हैं, ना लिख सको तो समकेंद्रित हो सकते हैं, आकर्षित हो, नाम तो इतने थे, कोई भी नाम लिख लो, चिपक सकते हैं। जैसे अब देखो क्या मैं बोलता हूं, देखो मैं कुछ बातें बताता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा ही कंफर्म होगा। आखिर इस लाइन का क्या अर्थ है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा कंफर्म करेंगे। क्या है, हाइड्रोजन गैस को निकिल, कॉमा, प्लेटिनम, कॉमा, पैलेडियम की सतह पर ही अधिशोषित कर सकते हैं, अधिशोषित कर सकते हैं। देखो क्या है, इस एग्जाम्पल से पता विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस में ऐसा नेचर होता है कि हाइड्रोजन गैस केवल निकिल की सतह पर रासायनिक बंध बना सकती है, हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर रासायनिक बंध बना सकती है, और हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमसे ये कहे कि हाइड्रोजन गैस क्या सभी पदार्थों की सतह पर रासायनिक बंध बना सकती है, तो हम कहेंगे ऐसा बंध बना नहीं सकती है। हाइड्रोजन गैस कुछ विशेष पदार्थों की सतह पर ही बॉन्ड बना सकती है, रासायनिक बंध।
हाइड्रोजन गैस हर एक पदार्थ की सतह पर बॉन्ड को बना नहीं सकती। अगर इसकी जगह पर कोई दूसरी भी गैस हुई जैसे नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस लोहे की सतह पर रासायनिक बंध बना सकती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन गैस का कोई कहेगा कि नाइट्रोजन गैस किसी अन्य धातु या अन्य ठोस पदार्थ की सतह पर बॉन्ड बना लेगा, तो यह जरूरी है कि नाइट्रोजन हर एक धातु या ठोस पदार्थ की सतह पर रासायनिक बंध बना सके। कुछ विशेष गैसें ही कुछ विशेष ठोस पदार्थों की सतह पर बॉन्ड को क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं। अच्छा, भौतिक अधिशोषण में क्या होता था, कोई भी गैस होती थी किसी भी ठोस या किसी भी द्रव की सतह पर अपने वान डेर वाल्स बंध तो बना ही लेती थी, लेकिन रासायनिक बंध साधारण रूप से नहीं बनता। रासायनिक बंध को बनाने के लिए गैस और अधिशोषक दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, निश्चित। जैसे मेरे से कोई आदमी कह दे कि हाइड्रोजन गैस जो है क्या चांदी की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं अधिशोषित हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में ऐसा नेचर नहीं है कि वो चांदी के साथ अपने रासायनिक आबंध को बना सके। हाइड्रोजन गैस में एक विशिष्ट नेचर है, एक विशेष प्रकार का नेचर है जिससे वो केवल निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की ही सतह पर बॉन्ड बना सकती है, हर एक पदार्थ की सतह पर रासायनिक बंध नहीं बना सकती। इसका अर्थ है हाइड्रोजन गैस में एक विशिष्ट प्रकृति है कि वो कुछ गिनी चुनी धातुओं के साथ ही रासायनिक बंध बना सकती है, हर एक धातु के साथ रासायनिक बंध नहीं बना सकती। जैसे नाइट्रोजन लोहे की सतह पर रासायनिक बंध को बना सकता है, तो कोई व्यक्ति पूछता है क्या नाइट्रोजन स्वर्ण धातु की सतह पर भी बॉन्ड बना लेगा रासायनिक, तो हम कहेंगे नहीं, नाइट्रोजन गैस जो है वो स्वर्ण धातु की सतह पर रासायनिक बंध नहीं बना सकती है। तो एक विशेष प्रकार की गैस विशेष प्रकार की धातुओं के साथ ही रासायनिक आबंध बना सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे जो गैस ले आओ आप और चाहे जो धातु आप ले आओ और ये कह दो कि गैस धातु के साथ रासायनिक बंध बना सकती है, ऐसा होने वाला नहीं है। रासायनिक बंध तो एक निश्चित धातु और निश्चित गैस के अणुओं के बीच ही बन सकता है, सभी गैस के अणुओं और सभी प्रकार की धातुओं के बीच ऐसा बंध नहीं बन सकता है। तो एक तो सबसे पहला याद रखोगे, अगर आपको विशिष्ट प्रकृति की बात कहता है तो आप विशिष्ट प्रकृति में इस बात को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अच्छा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का चलो इसको भी अंग्रेजी में लिख देते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो मैं इसको लिखते भी जाता हूं, समझाते भी जाता हूं। कैसे लिखेंगे, रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय अर्थात इरिवर्सिबल प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है कि देखो मैं यहां से एग्जांपल बताता हूं, अब सारे एग्जांपल इसी पर बताएंगे। कहता है अगर हाइड्रोजन गैस एक बार निकिल की सतह पर चिपक गई तो फिर हाइड्रोजन गैस अब दोबारा निकिल की सतह से अलग होने वाली नहीं है। अच्छा, भौतिक अधिशोषण में जानते हो क्या होता था? भौतिक अधिशोषण में हाइड्रोजन गैस अगर आती भी थी या कोई गैस आती भी थी, अधिशोषक की सतह पर चिपकती थी भी और अधिशोषक की सतह से अलग भी हो जाती थी। तो चिपकने का भी प्रोसेस होता था, अलग होने का भी प्रोसेस होता था, उत्क्रमणीय होता था। लेकिन इस बार क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस अगर एक बार निकिल की सतह पर रासायनिक बंध बना लेगा तो फिर हाइड्रोजन गैस उसी निकिल की सतह पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। अब ये निकिल की सतह से कभी अलग होने वाली नहीं। अच्छा, उसका रीजन भी बोलते हैं, कहता है क्यों आखिर ऐसा नहीं अलग होती? तो बोलता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस ने निकिल के साथ रासायनिक बंध बनाए और रासायनिक बंध होते हैं बहुत ही मजबूत। और नॉर्मली हाइड्रोजन गैस एक बार निकिल की सतह पर अगर चिपक गई तो फिर
हाइड्रोजन निकिल के साथ बनाए गए रासायनिक बंध को तोड़ नहीं पाती है और तभी हाइड्रोजन निकिल की सतह से अलग भी नहीं होती है। तो नॉर्मली अगर ये देखा जाए एक प्रकार का कैसा प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय। इसमें लिख भी देते हैं, देखो इस बात को समझाने के लिए, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है क्योंकि रासायनिक अधिशोषण होने के पश्चात, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण होने के पश्चात गैसों के अणुओं का विशोषण नहीं होता। विशोषण का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? विशोषण का मतलब फिर से हाइड्रोजन गैस का पार्टिकल जो है अब वो उसकी सतह से, ठोस की सतह से नहीं निकल पाएगा। विशोषण नहीं होता है। अगर विशोषण होगा भी तो फिर हाइड्रोजन गैस ने अभिक्रिया करते हुए कोई दूसरा पदार्थ बना लिया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, शायद इसको आप समझ पाओ। देखो इसी जगह पर समझाने की कोशिश की जाएगी और फिर इस जगह पर मिटा भी दिया जाएगा इसको। हमारे पास बेटा ये एक लोहे का टुकड़ा है और हमने इस पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को पहुंचाया है। तो जब आप बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लोहे के टुकड़े के पास ले जाओगे तो नाइट्रोजन गैस भी लोहे के टुकड़े से बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन गैस भी लोहे के टुकड़े से क्या बनाएगी? बॉन्ड बनाएगी। और दोनों ही गैसें लोहे की सतह पर क्या हो जाएंगी? अधिशोषित। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार नाइट्रोजन और एक बार हाइड्रोजन गैस अगर लोहे की सतह पर चिपक गई और उसने रासायनिक बंध बना लिया, अर्थात रासायनिक अधिशोषण हो गया, अब ना तो नाइट्रोजन गैस सतह से अलग हो सकती है और ना तो हाइड्रोजन गैस अलग हो सकती है। केवल एक कंडीशन पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस सतह से अलग हो सकती हैं। जानते हो कब? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में आबंध बना लें तो ही केवल लोहे की सतह से अलग हो सकती हैं। क्योंकि जब ये इससे बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और इनका लोहे के साथ बना हुआ बॉन्ड कैसा होने लगेगा? कमजोर। और तभी ये गैसें उस लोहे की सतह से अलग हो सकती हैं। लेकिन ये भी तो सोचो, लोहे की सतह से अब अगर अलग होगी तो जानते हो ये किस रूप में अलग होंगी? NH3 के रूप में, क्योंकि इनका आपस में बॉन्ड बन चुका होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन अलग नहीं होगी, हाइड्रोजन अलग से नहीं निकल पाएगी, दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया कर लेंगी। तो ये प्रोसेस भी तो अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय होता तो नाइट्रोजन चिपकती, नाइट्रोजन ही निकल आती, क्योंकि इन दोनों की अभिक्रिया हो गई तब दोनों एक दूसरे से अलग हो पाए। तो भैया ऐसी कंडीशन पर हम लोगों को यही मानना पड़ेगा कि यह प्रक्रम जो है वो अनुत्क्रमणीय है, दोनों की आपस में अभिक्रिया हो गई। तो अमोनिया गैस का निर्माण इसी आधार पर होता है। हालांकि इस आधार को और अच्छे ढंग से समझा जाए तो बेटा इस बात को उधार भी रहने दो हमारे ऊपर, अभी आगे आने वाला समय आएगा जब हम रासायनिक अधिशोषण को और भी अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और तब शायद हम तुमको बताएंगे कि अभिक्रियाएं आखिर कैसे होती हैं। क्योंकि एक आर्टिकल उत्प्रेरण भी अभी हम लोगों को पढ़ना है, तो जब वो आर्टिकल आएगा तब उसको अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। अभी के लिए हमने केवल तुमको एग्जाम्पल एक बता दिया। तो एक नेचर आपने इस बात को लिख दिया, विशोषण नहीं होता है, विशोषण नहीं होता है यदि विशोषण होता भी है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अगर बाई चांस विशोषण हो भी गया तो विशोषण तब होगा जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न
होती है। तो एक बात बेटा ये याद रखोगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वाली बात। और नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, देखो अगली हेडिंग डाल देते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी। अच्छा, अधिशोषण की एंथैल्पी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ, जानते एडीएस का मतलब क्या है? एडजॉर्प्शन। अगर ऐसा भी लिख करके आ जाता है तो एडजॉर्प्शन को ही कह रहा है। अच्छा, एक बात हमने तुमसे पहले भी बता रखी थी और नहीं भी बता रखी थी, तो अब सुनो, जब भी कोई गैस का अणु या द्रव का अणु ठोस की सतह पर चिपकता है आकर और वो ठोस के साथ रासायनिक बंध बनाता है, आपको ये बात पहले से पता है कि गैस या द्रव का वह अणु ऊर्जा को क्या करता है? त्यागता है। और ये भी बात आपको पता है कि बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है जितना ज्यादा से ज्यादा अणु ऊर्जा को क्या कर देता है? त्याग देता है। अब क्योंकि रासायनिक आबंध तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है, इसका मतलब गैसीय अणुओं को या द्रव के अणुओं को ऊर्जा का त्याग करना पड़ा होगा बहुत अधिक मात्रा में। और जब बहुत अधिक मात्रा में त्याग करना हुआ होगा तो हम इस बात को कहेंगे कि अधिशोषण की एंथैल्पी रासायनिक अधिशोषण के लिए कैसी होती है? बहुत उच्च होती है। तो इसको देखो यहां लिखेंगे, क्योंकि इसमें का मतलब है रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक आबंधों का निर्माण होता है, रासायनिक आबंधों का, चलो यहीं से लिख लेते हैं, निर्माण होता है। अतः अधिशोष के अणुओं को, अतः अधिशोष के अणुओं को अधिक ऊर्जा त्यागनी होती है। अधिक ऊर्जा को त्याग करना होता है या अधिक ऊर्जा त्यागनी होती है। अतः इसके लिए का मतलब रासायनिक अधिशोषण के लिए डेल्टा एच एडीएस एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी का मान अधिक और अधिक होता है। ये तो लिख दोगे, लेकिन ये भी तो बता दिया जाए कितना अधिक होता है। अधिक 80 किलो जूल प्रति मोल से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। इसका मतलब उसमें क्या है, एनर्जी बहुत कम खर्च होती थी, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और इसमें तो यार 40 से स्टार्टिंग नहीं हो रही है बेटा, स्टार्टिंग हो रही 80 किलो जूल पर मोल से 240 किलो जूल प्रति मोल। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, अभी भी कुछ लक्षण है उनको पढ़ लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर डालो। देखो बेटा, अब इस बात को भी चेक कर लें, गैस की प्रकृति पर रासायनिक अधिशोषण निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो देखो मैं बहुत ही छोटी लाइन पे लिख दूंगा,
रासायनिक अधिशोषण। समझ गए ना कैसे लिखना है? आप अपने हिसाब से पूरा नाम भी लिख सकते हैं। रासायनिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर, या प्रकृति का मतलब यहां लिख दीजिए क्रांतिक ताप। भाई हम पिछली बार गैस की प्रकृति में से कौन सी प्रकृति को देख रहे थे? क्रांतिक ताप को ही तो देख रहे थे। गैस की प्रकृति अर्थात क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करती। तो जरा इस बात को ध्यान रखना, किसी भी गैस का क्रांतिक ताप चाहे कम हो चाहे अधिक हो, दोनों में से कुछ भी हो, रासायनिक अधिशोषण का इस चीज पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, भौतिक अधिशोषण पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कोई पूछेगा रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप हम कम लेके आए, ज्यादा लेके आए, कुछ भी लेके आओ, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में से क्रांतिक ताप का कोई अर्थ नहीं। क्रांतिक ताप कम हो ज्यादा हो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि रासायनिक अधिशोषण में आप इस बात को बता पाओगे कि गैस का नेचर क्या? कोई नेचर भैया नहीं। बस अगर बहुत ज्यादा गैस का नेचर हो भी तो बस इतना नेचर हो कि गैस के अणु में क्षमता हो अधिशोषक की सतह से सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। अगर इतनी क्षमता नहीं है तो भैया रासायनिक अधिशोषण में इसका कुछ भी नहीं हो सकता, सब बेकार है। तो अगले नंबर पर गैस की प्रकृति के बाद आ जाते हैं दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या बेटा इसी को कहते हैं दाब का प्रभाव। और बेटा देखो बहुत सारी लाइनें बर्बाद करने से कुछ नहीं रखा है। रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या दाब का भी कोई इफेक्ट नहीं है? तो ये तो दोनों अच्छे, हाँ, क्योंकि बेटा आप किसी भी गैस का दाब बढ़ाकर उसके वांडर वाल्स फोर्स को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी गैस पर दाब लगाकर उसके रासायनिक आबंध पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते। देखो क्यों, उसका भी रीजन मैं बोल देता हूं, समझ लीजिए। कहता है दाब बढ़ाकर आप भौतिक परिवर्तन तो कर सकते हैं, दाब को बढ़ाकर आप किसी भी गैस के इलेक्ट्रॉनों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप किसी गैस को दाब बढ़ाइए, दाब घटाइए, आप ये सारे कार्य करके आप भौतिक गुणों का तो चेंज ला सकते हैं, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन दाब को बढ़ाकर आप किसी भी गैस के इलेक्ट्रॉनों का कोई चेंजमेंट नहीं बिगाड़ सकते। इलेक्ट्रॉनों की परिस्थिति में, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में, इलेक्ट्रॉनों के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंज ला नहीं सकते। अगर आप दाब को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनों में चेंज नहीं ला सकते तो बेटा रासायनिक बंध बनते भी तो इलेक्ट्रॉन से ही है। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स को चेंज नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रॉन को बदलाव नहीं ला पा रहे हो, तो आप रासायनिक बंध पर भी कोई बदलाव ला नहीं पाओगे। और इस प्रकार से रासायनिक जो अधिशोषण होता है उस पर दाब का तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और देखो लिखेंगे बात यहां, ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अर्थात ताप का प्रभाव। आखिर हम ताप में ऐसा क्या परिवर्तन करें, या ताप में परिवर्तन करने से अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होगा?
हाँ तो भैया मैं ये बताऊंगा, देखो इसका गुण तो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार रखना, क्योंकि ताप का इफेक्ट बहुत पूछा जाने वाले इफेक्ट में से। आप कभी भी बोर्ड पेपर को भी देखोगे, एग्जाम पेपर को भी देखोगे, उसमें से टेम्परेचर का इफेक्ट तो बहुत बार पूछा गया है। पहले देखो लिखते हैं इसको, और बाद में हम आपसे इसकी चर्चा भी करेंगे। ऐसा लिख देते हैं, ताप बढ़ाने पर पहले तो रासायनिक अधिशोषण, पहले तो रासायनिक अधिशोषण का वेग बढ़ता है। बेटा आप वेग ना लिखना चाहो तो ये लिख दो, पहले रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। पहले तो रासायनिक अधिशोषण का वेग बढ़ता है, परंतु यदि अब भी ताप को बढ़ाते रहें, मतलब आपने ताप को बढ़ाया और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, बॉन्ड बनने लगे, अधिशोषण बढ़ गया, लेकिन फिर तुमको क्या लगा कि बॉन्ड बना है तो हम ताप बढ़ाते ही रहेंगे। तो बेटा जब आप एक निश्चित सीमा से अधिक ताप को बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर अधिशोषण का वेग फिर बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने से क्या होगा जानते हो, शुरुआत में जब थोड़ा सा टेम्परेचर दिया था तो रासायनिक आबंध बनने स्टार्ट हुए थे, और फिर जब बहुत टेम्परेचर दे दिया तो फिर वो रासायनिक आबंध जो बने थे वो टूटने भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो अधिशोषण धीमा भी हो जाता है। तो रासायनिक अधिशोषण में एक हद तक, एक टेम्परेचर की हद तक रासायनिक अधिशोषण तो बढ़ता है, लेकिन आप उससे भी टेम्परेचर को हाई कर देते हो तो फिर रासायनिक अधिशोषण का वेग घट जाता है, या रासायनिक अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। तो मैंने लिखा परंतु यदि अब भी ताप को बढ़ा दिया जाए, अब भी ताप को बढ़ा दिया जाए, अब भी ताप को बढ़ा दिया जाए तो रासायनिक अधिशोषण घटने लगता है, या वेग घटने लगता है, या मात्रा घटने लगती है, कुछ भी लिख सकते हैं, घटने लगता है। तो टेम्परेचर की एक निश्चित सीमा तक ही आप रासायनिक अधिशोषण में गैस और ठोस या अधिशोष और अधिशोषक के अणुओं के बीच आप बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा भी टेम्परेचर देना स्टार्ट ही रखा तो फिर क्या होगा कि भी ज्यादा टेम्परेचर देने पर बॉन्ड टूटने लगते हैं, और जब बॉन्ड टूटने लगते हैं तो अधिशोषण तो खत्म होने लगा, कम होने लगा। तो एक निश्चित ताप तक अधिशोषण की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रक्रम में अधिशोषण पहले बढ़ा है, और फिर ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या हुआ है, घटा है। ये चेंज बहुत अधिक पूछा जाने वाला चेंज है। तो मैं क्या कहता हूं, बाकी भी आप तैयार रखें नंबर, लेकिन इस नंबर को कुछ अलग प्रकार से ही तैयार रखें। एक नंबर और आखिरी नंबर भी है, सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब देखो मैं क्या सोचता हूं, भौतिक बंध बनाना होता है या फिर भौतिक बंध होता है कमजोर, तो जानते हो इसको बनाने में एनर्जी कम लग जाती है। भाई जो बॉन्ड पहले से कमजोर है वो कार्य करने में आपको ऊर्जा कैसी लगेगी, कम। बॉन्ड कमजोर होता था, थोड़ी सी एनर्जी को देकर आपने उस बॉन्ड को तैयार कर दिया, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में जानते हो आपको एनर्जी चाहिए होती है ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, और मजबूत बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होने लगती है। तो क्योंकि रासायनिक आबंध एक हाई एनर्जी से बनकर तैयार होता है,
बेटा सक्रियण ऊर्जा का भी मान कैसा होता है, उतना ही अधिक होता है। तो बस मैं इतनी बात लिखूंगा कि भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा रासायनिक अधिशोषण के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कैसा होता है, अधिक होता है। क्योंकि भौतिक अधिशोषण में कमजोर बॉन्ड बनाने थे, कम ऊर्जा लगेगी, और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बॉन्ड बनाने मजबूत होते हैं, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखो यहां लिखेंगे भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा रासायनिक अधिशोषण की सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। अधिक होती है बेटा, ये देखो जितने भी मुझे लगे कि केमिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपको लक्षण लिखा देने चाहिए, वो सारे लक्षण मैंने लिखा दिए हैं। लेकिन एक लक्षण और मुझे याद आता है, तो देखो वो लक्षण क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे, क्योंकि ये जो नंबर होगा वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला होगा। तो ये नंबर अलग से कैसा लिखेंगे, तो आपको पता है जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अपने पास, तो हम उसको नोट में करके लिखते हैं। तो देखो इस बात को कैसे लिखते हैं, और ये बात हमेशा के लिए तैयार भी रहनी चाहिए। जब कभी भौतिक व रासायनिक अधिशोषण एक साथ होने लगे, देखो ये वाली बात पता नहीं कहां से ढूंढ के आ गई। कहता है जब कभी भौतिक और रासायनिक अधिशोषण एक साथ होने लगे। जानते हो भौतिक आबंध भी उसी समय बन रहे हो, अर्थात वॉन डेर वाल्स फोर्स भी बने, और केमिकल बॉन्ड अर्थात सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बने उन्हीं पदार्थों के बीच। तो इस बात को हमेशा याद रखना, कम ताप पर होता है भौतिक अधिशोषण और अधिक ताप पर होता है रासायनिक अधिशोषण। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। जब कभी आपको लगे कि अधिशोष्य है, अधिशोषक है, इन दोनों पदार्थों के बीच भौतिक अधिशोषण भी हो सकता है और रासायनिक। और आपको भौतिक अधिशोषण करवाना होगा तो कम टेम्परेचर कैसा रखोगे, कम, और रासायनिक अधिशोषण करवाना होगा टेम्परेचर कैसा रखोगे, अधिक। तो लगे तो कम ताप पर भौतिक एवं अधिक ताप पर रासायनिक अधिशोषण होता है। एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे क्या, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है, तो जल्दी से इसको नोट करो। तो मैंने ऊपर लिख रखा है भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण की तुलना, और तुलना का मतलब होता है अंतर मांग रहा है, और अंतर मांग रहा है तो भैया लिखेंगे, और वो सारे अंतर लिखेंगे जो हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ रखे हैं। एक तो आज की क्लास में और एक इसकी पिछली क्लास में जो पढ़ रखा था। तो भैया भौतिक अधिशोषण एक और हेडिंग डाल देना, एक और रासायनिक। अब देखो इनमें से जितनी भी बातें पढ़ाएंगे तकरीबन वही मैं रिपीट कर दूंगा। पहले नंबर पे लिखा है भौतिक अधिशोषण में वॉन डेर वाल्स बंध बनते हैं, हाँ ये बात सही है। और रासायनिक
अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते थे, या सह संयोजक आबंध बनते थे, या सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते थे। फिर कहता है प्रकृति अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट का मतलब होता है कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर चिपक सकती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट है। कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर चिपक नहीं सकती, बल्कि गैस और अधिशोषक दोनों के बीच ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि गैस जिस प्रकार के बॉन्ड बनाए, अधिशोषक भी उसी प्रकार के बॉन्ड बना सकता हो। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, अर्थात गैस का पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपक भी सकता है, हट भी सकता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है, एक बार अधिशोषित हो गया तो हो गया। लिखता है क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। भौतिक अधिशोषण की मात्रा क्रांतिक ताप पर डिपेंड करती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है रासायनिक अधिशोषण। इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम होती है, 20 किलो जूल से 40 किलो जूल प्रति मोल। एक मोल गैस को चिपकने के लिए 20 किलो जूल या 40 किलो जूल तक की एनर्जी चाहिए होती है। वहां एक मोल गैस को चिपकने के लिए 80 किलो जूल पर मोल से लेकर 240 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है। हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां होती है। अब इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। भौतिक अधिशोषण का ताप बढ़ाया, अधिशोषण की मात्रा घट गई। ताप बढ़ाने पर पहले अधिशोषण बढ़ता है, फिर घटता है। फिर एक बार दोबारा, ताप बढ़ाने पर पहले अधिशोषण क्या होता है, फिर इस तीर का निशान का मतलब है फिर घटता है। समझ पा रहे हो? अरे भैया लिख भी सकते हो, अपना चाहो तो पूरा सेंटेंस बना सकते हो। मैंने शॉर्टकट पे लिख रखा है और नोट्स तो शॉर्टकट पे ही अच्छे लगते हैं। आगे, सक्रियण ऊर्जा कम होती है। बिल्कुल, भौतिक अधिशोषण में से बॉन्ड वीक बनाने होते हैं, कमजोर बॉन्ड बनाने के लिए कम सक्रियण ऊर्जा, और रासायनिक अधिशोषण में हमें मजबूत बॉन्ड बनाने होते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा कैसी चाहिए, अधिक। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कहते हैं दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। बिल्कुल, भौतिक अधिशोषण दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नंबर लिखा है निम्न ताप पर संपन्न होता है। मैंने अभी लास्ट में नोट में लिखा था ये बात कि निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर संपन्न होता है। एक नंबर पर आएंगे बहुपर्ती और एकल प्रति। मैं क्या बताता हूं, देखो आपके घर की, पहले भौतिक अधिशोषण पर चलें। आपके घर की दीवारों में जो पुताई हो रही है, यह भौतिक अधिशोषण है। अब जल्दी से सोचकर बताओ, क्या आप अपने घर की दीवारों में केवल एक बार पुताई करवा सकते हो? एक परत लग गई, इसके बाद आप चाहो तो उसकी दोबारा से कोटिंग करवा दो। अब दोबारा से कोटिंग में भी तुमको कलर अच्छा नहीं लगा, साल 2 साल चलाया या साल भर चलाया या 6 महीने चलाया, अब तुमको लगता है कि यार कलर चेंज कर लेना चाहिए, तुमने फिर दूसरे कलर की कोटिंग करवा दी। इस प्रकार से आप लगातार ना जाने कितनी परत चलती रहती हैं और परत के ऊपर परत बनती रहती है। इसलिए भौतिक अधिशोषण में तो बहुत सारी परतें बन जाती हैं, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में होता क्या है, जैसे ये है अधिशोषक, एक बार इसमें रासायनिक आबंध बन गए इसकी सतह पर, तो केवल एक लेयर तो रासायनिक आबंध की रहेगी। अब रासायनिक आबंध की दूसरी लेयर इस पर नहीं बनाई जा सकती है। दूसरी लेयर तभी बनी सकेगी जब इस लेयर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब तक ये पहली लेयर नहीं हटती, दूसरी लेयर को नहीं चलाया जा सकता। अर्थात रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो केवल कैसा होता है, एकल प्रति, एक ही परत के द्वारा बनता है। रासायनिक आबंध तो तब फिर दोबारा बनेगा जब वो परत हट जाएगी। अब कहोगे वो परत हट जाएगी तो फिर जो परत बनेगी वो भी तो अकेली ही परत होगी, एकल। तो एकल परती होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण जो होता है बहुपर्ती होता है। तो एक काम करेंगे, इनको तैयार करो भैया, और बाकी की जो पढ़ाई है उसके लिए कल मिलेंगे फिर।